जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी स्टडीज का और अपनी फैमिली का बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है रोशन सा स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, ये मेरे सामने क्वेश्चन पेपर है और मैं आप लोग की तैयारी कराने वाला हूं कि भाई आप लोग का एग्जाम के अंदर किस तरीके से सोशियोलॉजी का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर आएगा, किस तरह के सवाल होंगे, क्या फॉर्मेट होगा। ठीक है। आप लोग जो कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे बार बार कि भाई क्वेश्चन पेपर की वीडियो बनाइए, सैम्पल पेपर की वीडियो बनाइए, ताकि हमें एक अंदाजा मिल सके कि भाई पेपर किस प्रकार से आने वाला है, किस तरह के सवाल हैं। आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी, जो आप लोगों ने सोशियोलॉजी को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा है और आप लोग बस क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं और बस आप लोग ये कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं कि बस अब हम लोग पेपर कर लेंगे। तो दोस्तों, ये मिड टर्म का एग्जामिनेशन पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, और इसी की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस भी करेंगे और हम लोग देखेंगे कि भी किस तरीके के सवाल किस किस पैटर्न में पूछे जाते हैं या पूछे गए थे पिछले साल। तमाम चीजें हम लोग देखेंगे क्लास 11 सोशियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, और 2024-25 का मिड टर्म का। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो पर अगर नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। तो ये आप लोग का जो 3 घंटे का पूरा पेपर होगा, 3 आवर्स, 3 घंटे आप लोग को मिलेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आप लोग का होगा 80 नंबर का पेपर होगा आप लोग का। 20 नंबर की आपकी कॉपी अटेंडेंस वगैरह होता है। और 4 खंडों के अंदर बांटा गया है, 4 सेक्शन है, पूरे क्वेश्चन पेपर को बांटा गया है। टोटल 35 क्वेश्चन है और सभी क्या है, कंपलसरी है। खंड क में 1 से लेके 16 तक आपके एमसीक्यू है। क्या है दोस्तों, एमसीक्यू 1 नंबर के। ठीक है। उसके बाद में खंड ख में यानी कि सेक्शन बी में 17 से 25 8 सवाल आपके कितने नंबर के हैं, 2 अंकों के हैं। कितने अंकों के, 2 अंकों के। फिर इसी तरीके से आपका सेक्शन सी हो गया। सेक्शन सी, सेक्शन सी के अंदर 26 से 32 ये आपके होंगे 4 अंकों के सवाल। और आखिरी होगा आपका 33 से 35 यानी 3 सवाल आपके जो होंगे वो कितने अंकों के होंगे, आपके 6 अंकों के होंगे। तो ये आप लोग का पूरा पेपर है सोशियोलॉजी का। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, कुछ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेक्शन आप लोग का खंड का एमसीक्यू वाला। कौन सा वाला दोस्तों, एमसीक्यू वाला। पहला ही सवाल आप लोगों से अभिकथन और कारण वाला पूछा है। तो पहला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया आपसे दोस्तों। तो अभिकथन क्या बोल रहा है कि भाई समाज शास्त्र मानव समाज का एक अंतः संबंधित समग्र के रूप में अध्ययन करता है। सही बात है दोस्तों। हम समाज शास्त्र के अंदर क्या बात करते हैं, मानव समाज के बारे में एक अंतः संबंधित समग्र के रूप में अध्ययन करते हैं कि भाई मानव समाज ही सब कुछ है, ह्यूमन सोसाइटी सब कुछ है। उसके अंदर हम लोग बात करते हैं। कारण क्या दे रखा है भाई, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं अंतः संबंधित होती हैं और व्यक्ति इनसे बंधा होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, परिवार होता है, संस्कृति होती है दोस्तों। तो ये सब क्या है, आपका मानव समाज का क्या है, अंग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क, यानी कि जहां पर अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण वो अभिकथन की क्या कर रहा है, सही तरीके से व्याख्या कर पा रहा है। ठीक है। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा आपका क। इस तरीके का सवाल आप लोगों से पिछले साल पूछा गया। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि भाई निम्नलिखित में से किसके अनुसार असमानता समाज के बीच केंद्र बिंदु है। इन 4 व्यक्तियों में से किस एक व्यक्ति ने यह बात बोली थी कि भी समाज के अंदर इनइक्वालिटी है और वही सोसाइटी की सबसे केंद्र बिंदु है। सबसे बड़ी समस्या ही हमारे अंदर क्या है, असमानता हमारे समाज की। ये बात किसने बोली थी, बहुत ही विद्वान इंसान, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमर्त्य सेन। कौन दोस्तों, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जी ने यह बात बोली थी कि भाई हमारी ह्यूमन सोसाइटी का जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि भाई इसके अंदर असमानता बहुत है। असमानता आप लोग पैसे के आधार पर, असमानता शक्ति के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो इन्होंने ये बात बोली थी कि भाई समाज का जो केंद्र बिंदु है ना वो असमानता ही है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे गए हैं पिछले साल। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आपका है, ये भी एमसीक्यू है। ये क्या पूछ रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अंत्य क्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी कि सामाजिक अंत्य क्रिया का उदाहरण नहीं है। अंत्य क्रिया का मतलब क्या होता है कि भाई आप समाज के अंदर जाते हैं, आप किसी से बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। इनमें से वो कौन सी चीज है जहां पर अंत्य क्रिया नहीं हो रही भाई किसी के साथ, ठीक है, कोई क्रियाकलाप नहीं हो रहा है। दुकानदार व ग्राहक के बीच बातचीत, भाई बातचीत तो हो रही है, कोई ना कोई बातचीत तो हो रही है, ठीक है। तो चाहे सौदे को लेकर के बातचीत हो रही हो, चाहे दाम को लेकर के बातचीत हो रही हो, तो आदान प्रदान तो कुछ ना कुछ हो रहा है। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में चर्चा, यहाँ पर भी विद्यार्थी शिक्षक से पूछ सकता है कि भाई विषय के बारे में, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नॉलेज का आदान प्रदान हो रहा है। दो व्यक्ति हैं, मोबाइल फोन पर बात करना, अगर कोई इंसान मोबाइल फोन पे बात कर रहा है तो सामने वाले से कोई बातचीत हो रही होगी, एक अंत्य क्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर डी, घर पर अकेले टेलीविजन देखना। यहाँ पर आप किससे बात कर रहे हो, यहाँ पर तो केवल आप मनोरंजन कर रहे हो अपना, आप केवल ग्रहण कर रहे हो, कुछ प्रदान थोड़ी ना कर रहे हो, आप केवल मूवी देख रहे हो, ठीक है। जैसे आप कांतारा फिल्म देख रहे हो, तो क्या आप रोहित शेट्टी, ऋषभ शेट्टी से क्या बात कर रहे हो क्या? नहीं, आप केवल उनकी फिल्में देख रहे हो, उनकी एक्टिंग देख रहे हो, तो आप कुछ दे नहीं रहे हो, कोई अंतःक्रिया नहीं हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। तो कौन सी अंतःक्रिया नहीं है दोस्तों? घर पर अकेले टेलीविजन देखना, ठीक है। तो ये आप लोग का जो है सवाल था पिछले साल का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? इससे पहले जो मैंने एमसीक्यू की वीडियो बनाई है टॉप 60, आप लोग उसको जाकर देख लीजिए। वहां पर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है कि बच्चे यहाँ पर फंसते हैं इस तरह के विकल्प वाले सवाल में, जहां पर बच्चा नहीं को नहीं पढ़ता है, जल्दबाजी में रहता है बिल्कुल। वो देखता ही नहीं कि यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा नहीं है, और गलत आंसर, वो गलत जो है विकल्प वो टिक करके आ जाता है, फिर रोता है कि भाई मेरे 1 नंबर चले गए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी समाजशास्त्र की प्रकृति या विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए पढ़ते हैं, एक एक करके जो है इसको पढ़ते हैं। तो पहला देखिए, समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। बिल्कुल सही है, सामाजिक जीवन का अध्ययन होता है यहाँ पे तो, है ना। अगला, समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक वर्णन के समान ही है। थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, अगला पढ़ते हैं, कोई बात नहीं है, 2 विकल्प और बचे हमारे पास। समाजशास्त्र स्वयं को विज्ञान की तरह समझता है। भाई सही बात है, यहाँ पर हम साइंटिफिक तरीके से जो है ह्यूमन की बिहेवियर को, सामाजिक संस्था को पढ़ते हैं, सही है बिल्कुल। समाजशास्त्र अपने अवलोकन में कुछ निश्चित नियमों का पालन करता है। भाई बिल्कुल, समाज के अंदर कुछ नियम होते हैं, परंपराएं होती है, संस्कृति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख। समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक जीवन वर्णन के समान ही है। तो ये आपका जो है अटपटा है। ये क्या है दोस्तों? यही है जो समाजशास्त्र की प्रकृति नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा था आप लोगों से दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिक समूह का उदाहरण है? समझाया मैंने आपको, प्राथमिक, द्वितीयक, ठीक है। तो द्वितीयक के अंदर आएगा आपका विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय। और प्राथमिक के अंदर आएगा आपका परिवार, मित्रों का समूह, ग्राम, ठीक है। तो याद रखिएगा, विद्यालय जो हो जाएगा आपका द्वितीयक समूह हो जाएगा। तो पांचों का आंसर हो जाएगा आपका घ। आगे बढ़िए, ये आपका इंग्लिश में है क्वेश्चन पेपर, ध्यान से देख लीजिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी। वैसे तो मैं जब एक्सप्लेनेशन करता हूं तो मैं बाइलिंगुअली रहने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कि भाई क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि भाई सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? समाजशास्त्र में सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है भाई? सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है? सामाजिक स्तरीकरण बताता है कि समाज के अंदर कई सारे स्तर हैं, कई सारे लेयर्स हैं, ठीक है, समाज कई सारे भागों में विभाजित है, ठीक है। आप लोग इसको इस तरह से समझिए कि भाई समाज जो है ना एक पिरामिड के ऊपर है, पैसे के आधार पर। सबसे पहले धनवान, फिर उसके बाद में आएगा आपका मध्यम वर्ग, उसके बाद में आएगा बिल्कुल ही निम्न वर्ग, इसके पास कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से समाज में कई सारे भागों में विभाजित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भाई ख। यह दर्शाता है कि समाज में
समाजों के बीच क्या है, संरचनात्मक असमानता पाई जाती है। ठीक है, संरचनात्मक असमानता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंडिफरेंसेस हमारी सोसाइटी के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कि भाई एक आधुनिक समाज में व्यक्ति की बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, समाजशास्त्रीय रूप से क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिस्थिति समुच्चय। क्या बोला जाता है? परिस्थिति समुच्चय। परिस्थिति का मतलब क्या होता है? स्टेटस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या बोल रहा है दोस्तों आपसे? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है दोस्तों? पढ़ते हैं सवाल को। इसको पढ़ते हैं। अभिकथन क्या बोल रहा है? अभिकथन बोल रहा है एक परंपरागत जाति व्यवस्था में सामाजिक अधिकतम निश्चित कठोर होता है। ठीक है, एक कथन बोल रहा है। कारण क्या बोल रहा है? आधुनिक वर्ग व्यवस्था खुली है और उपलब्धि पर आधारित है। ठीक है, तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ख। ख क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? राइट आंसर। ख क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है अभिकथन की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। कारण अलग जा रहा है और अभिकथन अलग जा रहा है। दोनों है तो सही, दोनों सही है, उन दोनों में कोई गलती नहीं है, लेकिन जो कारण है ना वो अभिकथन की सिद्धि नहीं कर पा रहा है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, डैश परिवार में नव दंपति पत्नी के अभिभावकों के साथ रहता है। ऐसा कौन सा व्यवस्था होता है जिसके अंदर नव दंपत्ति जो नए कपल होते हैं वो कहां पर जाके रहते हैं? पत्नी के अभिभावकों के साथ, यानी कि अपने सास ससुर के घर पे जाके रहते हैं, यानी घर जमाई बन के रहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में। तो कहां पर होता है ऐसा? मातृ स्थानिक। क्या होता है दोस्तों? मातृ स्थानीय, यानी माता के स्थान पर जाकर के रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में महिला प्रधान एक स्वीकृत मानक है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कॉलम के अंदर। ठीक है, कॉलम के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सी। आगे देखिए, अब 11वां सवाल देखते हैं दोस्तों। ये आपका इंग्लिश में है। 11वां सवाल भी जो है आपका अभिकथन और कारण वाला है। इसको देखते हैं। अभिकथन क्या बोल रहा है? उत्तरी भारत के कुछ भागों में गांव बहिर्विवाह प्रचलित है। ठीक है, कारण क्या बोल रहा है? गांव जो है आपका, क्या बोल रहा है दोस्तों, कि गांव की व्यवस्था लड़की के नातेदारों के हस्तक्षेप के बगैर उसके क्या लिखा है ये, के सुचारू परिवर्तन और बातचीत की सुनिश्चित करता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका 11 का, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है अभिकथन की सही तरीके से क्या कर पा रहा है? व्याख्या कर पा रहा है दोस्तों। क्या कर पा रहा है? व्याख्या कर पा रहा है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है आपसे? कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक समाज की विशेषता है? कि भाई कौन सी जो है एक आधुनिक समाज की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जटिल श्रम विभाजन। ठीक है, श्रम विभाजन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? कि अभिकथन क्या बोलता है कि भाई समकक्ष समूह एक समाजीकरण का अभिकरण है। ठीक है, और कारण क्या बोल रहा है? कि भाई विद्यालय एक औपचारिक संगठन है। क्या बोल रहा है दोस्तों? विद्यालय, विद्यालय के बारे में क्या बोल रहा है? कि एक औपचारिक अभिकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख। क्या हो जाएगा दोस्तों? ख क्या हो जाएगा?
ख यानी कि अभिकरण और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है अभिकरण की ठीक से व्याख्या नहीं कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अन्य व्यक्तियों के पत्रों को न खोलना संस्कृति के आयाम का कौन सा पक्ष है? तो कौन सा पक्ष है दोस्तों? आप लोग को बताना है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानकीय। किसी दूसरे के पत्र वगैरह को, लेटर्स वगैरह को ना खोलना किसका पक्ष है? मानकीय पक्ष है। आगे देखिए अगला सवाल 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से। अगला सवाल देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह ये पूछा गया आप लोगों से। संस्कृति का डैश पक्ष औजारों, तकनीकों, यंत्रों और तथा के साधनों से संबंधित है तथा शासक उत्पादन तथा के उपकरण से संदर्भित होता है। यानी कि ऑप्शन क्या दे रखा है आपका? भौतिक, अभौतिक, मानकीय, संज्ञानात्मक। भौतिक का मतलब जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो भाई औजार हो गए, तकनीक हो गई, यंत्र हो गई, सबको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? भौतिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? भौतिक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? ओरेलिटी एंड लिटरेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपका लिखा है दोस्तों ओंग जी ने। किसने लिखा है? ओंग जी ने लिखा है इसको। ठीक है, तो ये आप लोग के थे एमसीक्यूज के सवाल। एमसीक्यूज के सवाल इस तरह के आप लोगों से जो है पूछे जाएंगे, तो आप लोग को इस तरीके से जो है आ, पता चल गया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। 17 से लेकर के 25 तक आपके दो दो नंबर के सवाल हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला सवाल आप लोगों से पूछा गया कि भाई 17 एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का एक समाज के बारे में, ठीक है, और विचार, दार्शनिक एवं सामान्य बौद्धिक समकक्ष के 2 मिनट 2 मिनट दोस्तों। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बोल रहा है कि भाई ये आपको गद्यांश दे रखा है और आपको सवाल पूछ रहा है कि भाई समाजशास्त्र दार्शनिक अनुचिंतनों व सामान्य बौद्धिक समकक्ष में कैसे अलग है। ठीक है, तो आप लोग को जो इस पैसेज ये जो है 2-3 लाइन का पैसेज, इसको पढ़ करके उत्तर देना है। ठीक है, तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 17 है। फिर इसी के विकल्प में अगर आप ये सवाल नहीं करना चाहते, तो आप लोग के सामने ये वाला सवाल है। ये भी एक पैसेज है और आपको जो है पढ़ करके इसका उत्तर देना है। जैसे कि ये पैसेज कारखानों के उत्पादन ने श्रम को समकालिक बना दिया है। ठीक है, ये सवाल है आप लोगों से, ये पैसेज आप लोगों से सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को जो है आंसर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 क्या आप लोगों से पूछा है कि भाई अंग्रेजी कारखानों के मशीनों द्वारा तैयार माल के आगमन से भारतीय स्तरों पर भारतीय जो दस्तकर थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जो भारतीय दस्तकर थे उनका पूरा जो है काम धंधा तहस नहस हो गया, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो बहुत ही सस्ते में ला करके बेचते थे। उनके पास तकनीक वगैरह थी और भारतीयों का जो सामान था वो महंगा था, क्योंकि उनके पास तकनीक तकनीक नहीं थी दोस्तों। ठीक है, वो हाथों से काम करते थे और वो मशीनों से काम करवाते थे, जिसकी वजह से वो कम समय में बहुत ज्यादा क्वांटिटी बना लेते थे। तो आप लोग को इस तरह के ये दो नंबर का सवाल, इस तरीके से जो है सवाल आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 19 की भाई भूमिका स्तरीकरण के उदाहरण की सहायता से समझाइए कि भाई भूमिका जो है स्तरीकरण क्या होता है, ये आप लोग को बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों से पूछा गया था कि भाई अर्जित परिस्थिति और से आप क्या समझते हैं? तो अर्जित का मतलब जिसको आप लोगों ने अपने दम पर कमाया होगा, एफर्ट लगा के कमाया होगा। आपको याद होगा मैंने अक्षय कुमार का एग्जांपल दिया था कि अक्षय कुमार ने अपने दम पर जो है अपना पूरा ये नाम बनाया है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों से पूछा है कि भाई एक सामान्य मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला की भूमिकाओं में जब विरोधी अपेक्षाएं पैदा होती हैं, तो वह किस स्थिति का सामना करती है? उदाहरण से समझाइए। ठीक है, ये सवाल आप लोगों से पिछले साल पूछा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया कि भाई भूमिका परिस्थिति का सक्रिय व व्यवहारात्मक पक्ष है, कथन को समझाइए। ये आप लोगों से सवाल पूछा गया था। तो इन सब सवालों को आप लोग नोट कीजिए और खुद से बैठ करके इसका उत्तर लिखिए। ठीक है, मैं बस आप लोग को सवाल बता रहा हूँ। अब आप लोग सोचोगे कि मैं बिल्कुल ही आंसर लिखने लग जाऊं, तो फिर नहीं है। आप लोग भी तो कुछ काम कीजिए। आप लोग को बस क्या करना है,
इन सवालों को स्क्रीनशॉट लेना है और बैठ करके सारे सवालों को बैठ करके जो है 3 घंटे का टाइम लगाना और खुद से इसको प्रैक्टिस करना है बिल्कुल पेपर की तरह। जो ये काम करेगा उसके अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? हाँ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों से क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों से पूछा गया था कि भाई नागरिक अधिकारों के बारे में 2 उदाहरण दीजिए। बहुत ईज़ी सवाल है कि आपको नागरिक के कोई 2 उदाहरण देने हैं, जो उनके अधिकार होते हैं। जैसे भारत में कहीं भी आना-जाना, अपनी भाषा बोलना, अपने धर्म को फ़ॉलो करना, ठीक है? वगैरह-वगैरह। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आप लोग के सामने एक पैसेज दिया गया है, दुर्खिम एमिल दुर्खिम जी का और ये सवाल दिया गया है कि भाई शिक्षा कैसी होनी चाहिए? ठीक है? ये बेसिक सा सवाल है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बस आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ करके जो है उत्तर देना है। मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर आपके लिए ये वाला सवाल है, विकल्प में, क्या है? कि भाई नातेदारी हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? नातेदारी का मतलब रिश्तेदार, गेस्ट, किस तरह से हमारे जीवन के अंदर भूमिका निभाते हैं? ठीक है? फिर अगला सवाल आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है? कि भाई संस्कृति के पिछड़ने की स्थिति कब उत्पन्न होती है? 2 कारण बताइए। हमारी संस्कृति कब पिछड़ जाती है? तो आपको 2 कारण बताने हैं। पहला तो जब तकनीक आप तकनीक के साथ कंधे से कंधा मिला करके नहीं चलते हैं, ठीक है? आप अपनी संस्कृति को जो है समय के अनुसार नहीं बदलते हैं, तो ये तमाम रीज़न आप इसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है? फिर अगला सवाल आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26 ये सवाल है आप लोग के सामने कि भाई उद्यमी निश्चित और ये भी एक तरह से इतना पैसेज दे रखा फिर आपको ये सवाल पूछा गया, ऐसे कौन से मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका विस्तार से चर्चा कीजिए, ठीक है? तो आप लोग को जो है सोशियोलॉजी में खास बात यही कि आप लोग को पैसेज वगैरह बहुत सारे मिलेंगे, बस जो बच्चा अच्छी तरह से रीडिंग कर सकता है, जो शब्दों को पढ़ सकता है, जिसको पढ़ना आता है, बस पढ़-पढ़ के जो है नीचे उत्तर देना है, ठीक है? हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27 ये आप लोगों से क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? सोशल कंट्रोल मैंने आप लोग को बताया था, औपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है? इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए, 4 नंबर का सवाल है। पहले आपको सामाजिक नियंत्रण बताना है, क्या होता है? फिर आपको बताना है कि भई कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि औपचारिक के अंदर आपका कानून आता है, पुलिस आता है, न्यायालय आता है, तो आपको इस पे एक्सप्लेन करना अच्छी तरह से। फिर दूसरी तरफ होता है अनौपचारिक जिसके अंदर परिवार, घर, ग्राम, ठीक है? इसको एक्सप्लेन करना है। 4 नंबर आपको मिल जाएँगे। फिर इसी के विकल्प में आप लोगों से बड़ा ईज़ी सवाल पूछा गया है। वो क्या है कि भई प्राथमिक समूह की 4 विशेषता बताइए। प्राथमिक समूह को कौन-कौन आता है? प्राथमिक समूह के अंदर आपका आता है घर, परिवार, ठीक है? ग्राम, ये सब दोस्त यार, ये सब क्या होते हैं? प्राथमिक समूह। तो आप लोग को उसकी विशेषता बतानी है। कितना ईज़ी सवाल पूछा गया है, ठीक है? और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? उसके बाद में और ईज़ी सवाल आप लोगों से पूछा गया है। क्या पूछा गया है दोस्तों? और ईज़ी सवाल कि भई जाति और वर्ग में क्या अंतर होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड कास्ट? तो मैंने आप लोग को बताया है कि कभी भी अगर अंतर वाला सवाल पूछे तो आप लोगों को एक पार्टीशन करना है। एक तरफ लिखना है आपको जाति, एक तरफ लिखना है आपको वर्ग, फिर आपको जो है अंतर बताना है, ठीक है? जाति क्या होती है दोस्तों? जन्म आधारित होती है। एक बार आपको मिल गई तो मिल गई, आप चेंज नहीं कर सकते। वर्ग समय के साथ आप बदल सकते हैं। आज आप गरीब हैं तो कल को आप अमीर हो सकते हैं, ठीक है? तो क्लास चेंज की जा सकती है लेकिन कास्ट चेंज नहीं की जा सकती। तो ये तमाम चीज़ें हैं। फिर अगला सवाल आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 29 सेम ये इतना पैसेज आपको पढ़ना है और आंसर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 सेम टू सेम पैसेज पढ़ना है फिर आपको सवाल देना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 देखिए 32वां सवाल आप लोगों से क्या पूछ रहा है? 32वां सवाल आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई संस्कृति के मानकीय पक्ष भौतिक पक्षों से कैसे भिन्न है? ये आप लोगों को बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछ रहा है कि निर्जाति केंद्र और नागरिकतावाद के विपरीत है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि भाई समाजशास्त्र और इतिहास में इतिहास के संबंधों के बारे में बताना है कि भाई समाजशास्त्र वो इतिहास में क्या संबंध है? आप लोग को ये बताना है, क्या रिलेशन है, ठीक है? अगला सवाल देखिए, फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जाएगा 34 ठीक है? ये आप लोग को जो है कुछ लाइनें दे रखी हैं और आप लोग को इसको पढ़-पढ़ के जो है उत्तर देना है। फिर उसके बाद में एक आखिरी सवाल आप लोगों से 6 नंबर का पूछा जाएगा कि भई समाजीकरण के अभिकरण के रूप में परिवार कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विस्तार से
वर्णन कीजिए। 6 नंबर का सवाल है तो आपको अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा, यानी कि समाजीकरण। मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि समाजीकरण क्या होता है। जब आप समाज के नियम, कायदे, कानून, परंपरा, संस्कृति को सीखते हो, ठीक है? और सिखाने में कौन-कौन? प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह आपका हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई परिवार किस तरह से आपको जो है समाजीकरण को बताने में भूमिका निभाता है, कौन-कौन सी चीज़ आपको बताता है, तो आप लोग इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये था आप लोग का जो है पिछले साल का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर सोशियोलॉजी का, और किस-किस तरीके से सवाल आए हैं मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है? हाँ, तो मैं आप लोग को पूरा एमसीक्यूज़ के सवाल, मैंने सवाल आप लोग को समझाए हैं, ठीक है? तो ये था आप लोग का पूरा क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है एक आइडिया मिल गया होगा ओवरऑल किस प्रकार का आपका पेपर होने वाला है 9 तारीख को। और आप लोग को जो है मैंने पूरा सिलेबस करा दिया है, एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ भी करा दी हैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो भी मैंने करा दिया। तो आप लोग को जाकर के तमाम वीडियो को देखना है, और बस अगर अगर आप लोग इतना भी कर लोगे तो आप लोग का सोशियोलॉजी जो है परफेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बाकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस एग्ज़ाम है, और खुश होकर के जाओगे तो आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, तो जो सवाल नहीं भी आते होंगे वो भी आप लोग अच्छी तरह से बना करके लिख सकते हैं। तो बस आप मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। जो-जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप फ़ॉलो कीजिए, वीडियोज़ को देखिए, और जो 2-3 वीडियो और बना रखी है, उसको देखिए और रिवीज़न कीजिए, आप लोग का हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, एन्जॉय कीजिए। जय हिंद।